ऑब्जेक्टिव, अकाउंट के ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे कि अकाउंट के जो ऑब्जेक्ट हैं, अकाउंट करता क्या है। अब अकाउंट का एक ऑब्जेक्टिव हमने देखा था कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। इसके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना एक उसका मेन उद्देश्य है, एक मेन उसका पर्पज है, एक मेन उसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा जो उसका उद्देश्य है वो है प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करना, कि मैंने कितना पैसा बचाया बिजनेस करके ओनर के लिए। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। एक मिनट। तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है, डिपिक्ट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है आपको पता है? फाइनेंशियल पोजीशन बोलते किसको है? हेलो, नहीं पता, नहीं पता। हाँ, फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं कि टोटल जो भी आपकी किसी से लेनदारी है, देनदारी है, उसको एक जगह पे देखना। एक जगह पे एक ही पेज के ऊपर एक ही इंफॉर्मेशन A4 साइज के पेज के ऊपर आप लगा लो। मेरे को मेरा सारा चीज पता होना चाहिए कि टोटल मुझे कितना देना है, कितना लेना है, ओनर को कितना देना है, जिससे सामान खरीदा है उन सब लोगों को मिला के एक साथ कितना देना है। अब और मैंने जिसको सामान बेचा है उससे मुझे कितना लेना है, और मैंने कितना प्रॉफिट कमा लिया है। ये सब क्या है, इन सब का टोटल क्या होता है, एक पोजीशन बनाता है। एक पोजीशन क्या बनाता है? पोजीशन ये बनाता है कि मैं अपने बिजनेस को फायदे में चला रहा हूँ कि लॉस में चला रहा हूँ। मेरे पास एसेट्स ज्यादा हैं कि मेरे पास लाइबिलिटीज ज्यादा है। पता चला कि मैंने सामान खरीद कर करके रख लिया अपने पास, और मैंने इतना सारा सामान इकट्ठा कर लिया, अब मेरी इतनी सारी लाइबिलिटी बन गई, वो सामान बिक ही नहीं रहा है। और मैं लोग मेरे को सामान के लिए जो जिससे मैंने लिया है वो मेरे कपड़े फाड़ने के लिए तैयार हो गए। तो समय समय पे मैंने मेरी लाइबिलिटी को से मेरी पूरी जो पोजीशन होती है, एक मेरा क्या पोजीशन है, मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं सही है कि नहीं, जो मेरा बिजनेस चल रहा है वो सही है कि नहीं, उसको देखने के लिए एक पेज पे जो एनालाइज करने के लिए होता है वो दो तीन चीजें बनती हैं। एक क्या बनता है? बैलेंस शीट बनता है। पता है आपको बैलेंस शीट क्या होता है? नहीं पता। बैलेंस शीट का जो मतलब है वो उसके नाम में ही है, बैलेंस। यानी कितने कितने बैलेंस बचे हुए हैं, कितना कितना बैलेंस बचा हुआ है। अब वो वैसे बैलेंस जो है एसेट में भी हो सकता है, लाइबिलिटी में भी हो सकता है, और मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में भी हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरा बैलेंस पॉजिटिव साइड में है कि नेगेटिव साइड में है, वहां भी तो बैलेंस बचता है। तो जो भी बैलेंसेस हैं उन सब को देखना, उन सब की पोजीशन को एनालाइज करना, उन सब को क्या बोलते हैं? डिपिक्ट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन को समझना कि कहाँ क्या चल रहा है बिजनेस में। और ये मैं किससे पता चला सकता हूँ? मैं केवल अकाउंटिंग करके ही पता चला सकता हूँ। और ये अकाउंटिंग का सबसे मेन पर्पज भी है कि वो आपको, आप इतनी सारी मेहनत कर रहे हो, लिख रहे हो अपने खाते को कि मेरी लाइबिलिटी इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई, तो आपको पता तो चलना चाहिए ना टोटल इन और ऑल मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है। पता चले कि मैं उधार में ही डूब गया हूँ, या हो सकता है मेरे पास बहुत सारा पैसा आ चुका है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। तो इसको पता चलाने के लिए कौन बताएगा आपको? आपको क्या बताएगा? अकाउंटिंग आपको बताएगी। उसका ऑब्जेक्टिव है कि आपको ये सारी चीजें बताए, एक बिजनेस को बताए, उसके ओनर को बताए, उसके एम्प्लॉय को बताए, गवर्नमेंट को बताए, सबको बताए कि इस बंदे का ये चल रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। अब किस बंदे की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, अब समझ आ रहा है आपको? आ रहा है। उसके पास कितनी एसेट है, कितनी लाइबिलिटी है,
सबको एक ही पेज पे लिख देना, बैलेंस शीट पे उसका बैलेंसेस बता देना। ये उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को समझने का एक तरीका है, और अकाउंटिंग का ये एक मेन ऑब्जेक्टिव भी है, ये बताना। इसके बाद में दे रहा है कि प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। अब यूजर क्या होता है? यूजर होता है उस बिजनेस से, उस ट्रांजैक्शन से किस किस को प्रभाव पड़ता है, किस पे असर पड़ता है। ठीक है, अब मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि उसके यूजर को उसके जो भी चल रहा है उसको पता चले, और उस पे उसका क्या प्रभाव है उसको भी पता चले। कैसे होगा? मान लीजिए मेरा एक यूजर का कौन कौन होते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इंफॉर्मेशन के यूजर कौन कौन होते हैं। अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे लेन देन यानी क्रेडिटर, मेरे डेटर, मेरे एम्प्लॉय, मेरे ओनर। ठीक है, मेरे जो ओनर है, एक मिनट, ठीक है। तो मेरे जो भी यूजर होते हैं किसी भी बिजनेस की के चारों तरफ अगर मैं कहूँ, तो एम्प्लॉय होता है जो कि उसके लिए, बिजनेस के लिए काम करता है, एक दुकान में काम करे या फिर एक कंपनी में काम करे, बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं। कंपनी में क्या चल रहा है उसको पता होना चाहिए, और उसको पता करने का, जो उसको पता कराएगा वो कौन कराएगा? अकाउंटिंग। खाता बताएगा, फाइनेंशियल पोजीशनिंग बनाएगा, तभी तो उन सबको पता चलेगा नहीं भाई क्या चल रहा है। पता चले बिजनेस बंद होने वाला है, लाइबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, अगर यूजर को पता ही नहीं है। ये भी तो हो सकता है, और यूजर को पता होना चाहिए, और उसको पता करने में कौन सहायक रहता है? अकाउंटिंग उसमें उसकी सहायता करती है। अकाउंटिंग ऐसे ही एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिससे कि सबको पता चलता है कि क्या चल रहा है। ये एक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। अब यूजर हमारे इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल यूजर क्या होता है? एक बिजनेस, आप आपको अगर समझ आ रहा है कुछ, तो आप मेरे को बता सकते हैं कि एक बिजनेस चल रहा है शर्मा एंड कंपनी, उसका इंटरनल यूजर कौन है, उसका इंटरनल मेन पार्टनर कौन है, उसका एक्सटर्नल मेन पार्टनर कौन है? आप बता सकते हो कि उसके मेन इंटरनल, अगर मैं उसको डिवाइड करना चाहूँ यूजर को, उसके जो भी पार्टनर है, जो भी उसमें सहयोग कर रहे हैं, वो इंटरनल कौन कौन होते हैं, एक्सटर्नल कौन कौन होते हैं? नई आइडिया है तो नो बोलो, फिर मैं आगे बताता हूँ। नहीं है आइडिया। अच्छा, इंटरनल होता है, इंटरनल जो यूजर होता है ना वो होता है ओनर, क्यों? जो कि इंटरनली सारी चीजों को मैनेज करता है। ठीक है, कई मामलों में टॉप मैनेजमेंट जो होती है वो भी इंटरनल यूजर में आती है। उस नीचे जो एम्प्लॉय होते हैं, कोई सामान ले जाने वाला है, लेने वाला है, कोई सामान पहुंचाने वाला है, कोई सामान को इधर से उधर करने वाला है, या कोई अकाउंटेंट है, या फिर कोई आपका बैंक में आने जाने वाला आदमी है, ये सारे एक्सटर्नल पार्टी है फॉर बिजनेस पर्पज। अब इनको मैं एक्सटर्नल क्यों बोल रहा हूँ? एक्सटर्नल इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब बिजनेस से पैसा लेने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरा एक सामान जिसको मैंने बेचा है, वो मेरा जो डेटर है वो भी एक्सटर्नल पार्टी है, मेरा बैंक है वो भी एक्सटर्नल पार्टी है, मैंने किसी से बाहर से सामान खरीदा है उधार में, वो भी मेरे एक्सटर्नल पार्टी है। तो ये जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इंटरनल, अगर कहीं पे वर्ड आता है कि इंटरनल स्टेक होल्डर कौन है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन है, तो आपको थोड़ा समझ आएगा कि आगे चल के अगर कोई एक्सटर्नल स्टेक होल्डर बोलता है तो किसके लिए बोल रहा है। इंटरनल स्टेक होल्डर, इंटरनल यूजर बोल रहा है तो किसके लिए बोल रहा है। ठीक है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। अभी इसमें जैसे ये आ रहा है एक, हु इज नीड टू मेक अ डिसीजन मेकिंग एन एक्सटर्नल यूजर। तो एक्सटर्नल यूजर अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि एक्सटर्नल यूजर के बारे में क्या बोल रहा है। ठीक है, द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द अकाउंटिंग प्रोसेस इज कम्युनिकेटिंग इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, स्टेटमेंट, पैराग्राफ, चार्ट। द यूजर, अब यूजर यहाँ पे अगर आपको पता नहीं होगा यूजर कौन कौन है, तो यूजर कोई भी हो सकता है, उसके यूजर जो भी हैं
उसका ओनर भी उसका यूजर है, उसका बिजनेस को जो भी जिस पे भी उसने सेल कर रखा है, परचेज कर रखा है, सब यूजर है। हु नीड टू डिफरेंस डिसीजन सिचुएशन, यानी सबको डिसीजन लेना है। एक सामान खरीदने वाले को भी डिसीजन लेना है, एक बिजनेस के जो ओनर है उसको भी डिसीजन लेना है कि मेरे को चलाना नहीं चलाना, पैसे डालने नहीं डालने, कितने पैसे डालने हैं, सबको डिसीजन लेना है। सबको डिसीजन लेना है तो उसका उस डिसीजन की जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है वो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना यूजर को, सब यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे हमने दो चीज पढ़ी, यूजर क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल यूजर क्या होता है, और उसका ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव कैसे है। अब मैंने ये आपको बताया है, अब मैं इसमें से वापस से आपसे ये जो 4 पॉइंट हुए हैं इसमें से मैं एक एक क्वेश्चन आपसे करूंगा, तो आपको बताना है कि इनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। चलो एक और बचा है, उसके बाद हम समझेंगे आपसे कि आपको कितना समझ में आया है। अब इसमें एक 4.1 ऑफ दिया है, रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, आपको पता है? रोल रोल किसी भी चीज के रोल क्या होता है, मतलब रोल वर्ड क्या है, उसका रोल का मीनिंग क्या है। रोल क्या होता है किसी भी चीज का, रोल जो वर्ड है उसको आप क्या समझते हो, रोल क्या होता है? तो समझ आ रहा है रोल किसे बोलते हैं, रोल क्या होता है रोल? यस या नो बोलो तो सही कुछ। नहीं बता। एक वीडियो ऑन करके रखो, वीडियो ऑफ मत करो। रोल होता है भागीदारी। ठीक है, कि क्या भागीदारी है किसी भी चीज में, क्या भागीदारी है। एक टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उसका रोल क्या है, उसकी भागीदारी क्या है। उसकी भागीदारी ये है कि आपको वो कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, ये उसका रोल है। आपका क्या रोल है? आपका रोल है कुछ सीखना, कोई नई इंफॉर्मेशन आपके माइंड में कैप्चर करना, नई नई चीजें सीखना। एज ए स्टूडेंट नई नई इंफॉर्मेशन कैप्चर करना, ये आपका रोल है। ऐसे ही अकाउंटिंग का क्या रोल है, उसकी क्या भागीदारी है, उसका क्या किरदार है। तो इसमें क्या लिखा है, ये सेंटेंस एक बार हम पढ़ लेते हैं इसमें। For centuries, the role of accounting has been changing with the changes in the economic development and increasing society demand. अब इसमें क्या है, किसी भी चीज का रोल जो है वो एक समान हमेशा नहीं रहता है। तो ऐसे ही अकाउंटिंग का रोल जो है वो समय के साथ बदलता गया है, डिमांड और सोसाइटी की जरूरत के अनुसार बदलता गया है। इनिशियल स्टेज में जब 6000 साल पहले अकाउंटिंग का आविष्कार हुआ था, किसी ने अकाउंटिंग बनाई थी कि ऐसे ऐसे आप अकाउंट के तरीके लगाओगे, ऐसे ऐसे लिखोगे तो ये एक अकाउंटिंग का प्रोसेस बन जाएगा। इनिशियली इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी कि आप पता चलता रहे, आप एक ऐसी इंफॉर्मेशन क्रिएट करते रहो कि आपको पता चलता रहे कि होता क्या है इनिशियली। फिर बाद में कॉस्ट अकाउंटिंग आ गया, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ गया, फिर एडवांस अकाउंटिंग आ गया। ऐसे ऐसे अकाउंटिंग अपने रोल को बदलता चला गया है। और इकोनॉमिक तरीके, जैसे इकोनॉमी में डेवलप होता है, डिमांड की जो जरूरत होती है सोसाइटी की उसके अनुसार जो इसका रोल भी चेंज होता चला जाता है। इट डिस्क्राइब एंड एनालाइज ए मास ऑफ डाटा एंड enterprise different thought measurement classification and summarize and reduce data into report and statement। अब अब हमें पता है कि अकाउंटिंग में है ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, लेजर होता है, वाउचर होता है। ठीक है, अब लेजर क्या है, लेजर क्या होता है, एक का खाता मैंने बना दिया, ए का, बी का, सी का। अब इन सब का अगर मैं एक साथ देखूंगा तो बहुत बड़ा हिसाब हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब हो जाएगा। अब उसको समराइज वे में देखना, उन सबको जोड़ लेना कि ए के पास कितना बचा है, बी के पास कितना बचा है, टोटल ट्रांजेक्शन का जो बैलेंस है वो कितना है। उन सबको जोड़ के मेरी बैलेंस शीट में ले जाना, उन सबको समझना कि ये सब क्या है, इसको क्लासिफाई करना। ये क्लासिफाई करूंगा तभी मेरे को पता चलेगा कि ये मेरे एसेट हैं या मेरी लाइबिलिटी है। तो इसको क्लासिफिकेशन करना, ये अकाउंटिंग के रोल है। अकाउंटिंग ये इस किरदार में ये रोल अपने निभाता है कि आपको बताए, कभी वो एसेट के बताता है, कभी लाइबिलिटी बताता है, तो ये सारे उसके रोल बनते हैं।
उसके बाद में हैंस इट इज द रिगार्डिंग ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब लैंग्वेज ऑफ बिजनेस तो है ही, क्योंकि जो भी हम बिजनेस के बारे में समझते हैं या उसकी समझने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम खाता बनाते हैं, बही बनाते हैं, जो भी बनाते हैं। तो उसको समझाने के लिए क्या है, ये एक लैंग्वेज की तरह काम करता है। अब लैंग्वेज आपको पता है, लैंग्वेज क्या होता है? एक विचार को दूसरे तक पहुंचाना एक लैंग्वेज होता है। मेरा एक थॉट है, मेरे पास एक विचार है, मैं दूसरे को पहुंचाऊंगा, उस माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ये तो आपको पता है। अब अकाउंटिंग की भी एक भाषा है भाई। एसेट है, एसेट है कि लाइबिलिटी है, ये उसकी एक भाषा है कि वो बताएगा कि ये लाइबिलिटी है, ये एसेट है, ये उसकी एक भाषा है, ये एक उसकी लैंग्वेज है, जो कि बिजनेस में काम आती है, बिजनेस को समझने में काम आती है, कि आप बिजनेस को समझ सकते हो कि बिजनेस में क्या चल रहा है। तो ये एक लैंग्वेज की तरीके से भी काम करता है। इट आल्सो परफॉर्म द सर्विस एक्टिविटी बाय प्रोवाइडिंग क्वांटिटी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब ये तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी कि अब मैंने कितना सामान खरीदा है, उसकी क्वांटिटी। मैंने 10,000 कोई पेन खरीदे हैं, या 2 मशीनें हैं मेरे पास। ये क्वांटिटी इंफॉर्मेशन मैं रिकॉर्ड करके रखता हूँ अकाउंटिंग में। तो ये भी उसका एक रोल है कि मैं अकाउंटिंग से अपनी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। उसके बाद में क्या लिखा है, कहाँ पहुंच गए थे? हाँ, इट आल्सो परफॉर्म द सर्विस एक्टिविटी बाय प्रोवाइडिंग क्वांटिटी इंफॉर्मेशन हेल्प द यूजर ऑफ वेरियस वेज। यानी कि ये अपने जो यूजर होते हैं, यूजर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग एज ए इंफॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, इकोनॉमिक क्या होता है? तुम्हें पता है इकोनॉमिक क्या होता है? यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है या सोशल इकोनॉमिक है, तुम कैसे बताओगे कि इकोनॉमिक कम्युनिकेशन क्या होता है? क्या होता है इकोनॉमिक कम्युनिकेशन, पता है तुम्हें? नो। इकोनॉमिक कम्युनिकेशन का मतलब है रुपए पैसे के बारे में बात करना। ठीक है। सोशल सोशल इंफॉर्मेशन मतलब कि होता है, जैसे चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कोई इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन कंपनी पूरे इंडिया में, तो इंडिया की जीडीपी क्या चल रही है, इंडिया में कितना प्रोडक्शन होता है, ये इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है। इतना इंडिया में कितना अनाज पैदा होता है, ये एक इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है। लेकिन एक एक आदमी का दूसरे आदमी से रोड पे झगड़ा हो गया, उनको पुलिस पकड़ के ले गई, ये कोई इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन अभी तुम्हें समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक का क्या मतलब है। इकोनॉमिक, जब भी इकोनॉमिक वर्ड का यूज किया जाएगा, वो किस चीज के बारे में बता रहा है? वो रुपए पैसे के बारे में बता रहा है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ कैश के बारे में बात कर रहा है। वो इकोनॉमी का मतलब है कि वो सब एंगल से बात कर रहा है। हो सकता है कि इंडिया के पास कितने पैसे हैं, किस देश की कितनी करेंसी है, वो भी इंडिया की इकोनॉमी को बताता है। कि मेरे पास मान लीजिए इंडिया के पास 4 अरब जो है डॉलर है, ये भी इंडिया की इकोनॉमी को बताता है कि अगर उसको डॉलर में कुछ खरीदना पड़ेगा, तो उसके पास 4 अरब डॉलर है, वो यूएसए से 4 अरब डॉलर लेके कोई भी उसकी मशीनरी, कोई भी इंफॉर्मेशन खरीद सकता है। ये सब इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन है। और इकोनॉमिकल कम्युनिकेशन में जो है अकाउंटिंग का एक रोल है। यानी अकाउंटिंग एक रोल निभाता है कि इंफॉर्मेशन को, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को बताता है। अब इसमें एक वर्ड और आया है, अबाउट द इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस क्या होता है? आपको पता है इंटरप्राइजेस किसको बोल रहा है? ये यहाँ पे इंटरप्राइजेस का मीनिंग क्या है? नहीं पता। इंटरप्राइजेस का मतलब है शर्मा एंड कंपनी। ठीक है। शर्मा एंड कंपनी का ही एक मैं कहूँ तो समानार्थ जिसको बोलते हैं ना, जैसे वो चीज है इंटरप्राइजेस। शर्मा एंड कंपनी को या तो कंपनी बोलेगा, या बिजनेस बोलेगा, या इंटरप्राइजेस बोलेगा, या एंटिटी बोलेगा, या शर्मा एंड कंपनी बोलेगा। ये सारी चीजें एक ही हैं। यानी अगर मैं इंटरप्राइजेस बोल रहा हूँ, शर्मा एंड इंटरप्राइजेस बोल रहा हूँ, तो वो भी बिजनेस के बारे में ही है। एक ये ब्रॉडर वे है
यानी बिजनेस को बोलने का एक ब्रॉडर वे है। अब मैं एक कंपनी बोलता हूँ, एंटरप्राइजेज को मैं ऐसे समझ सकता हूँ, एंटरप्राइजेज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब एंटरप्राइजेज में क्या है, वर्टिकल भी आ जाते हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें। फिलहाल के लिए हम ये समझ लेते हैं कि ये यहाँ पे समझने के लिए, जैसे एक मेरा बिजनेस है उसको एंटरप्राइजेज बोल रहा है, ठीक है। वो चीजें जब आगे हम जाएंगे एडवांस स्टडी में तब हमें समझना होगा, तब मैं इसको बताऊंगा कि एंटरप्राइजेज क्या होता है, इसकी जरूरत क्या होती है, इसके पर्पज क्या है, एंटरप्राइजेज क्यों शब्द क्या है, उसको क्यों बनाया गया है। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटरप्राइजेस, बिजनेस के बारे में, सनमाइन कंपनी के बारे में, टू प्रोवाइड enterprises to wide variant variety of इंटरेस्टेड पार्टीज। अब इंटरेस्टेड पार्टीज क्या है, अब बिजनेस है, सरमाइन कंपनी है, उसमें इंटरेस्टेड पार्टी तो काफी है, उससे सामान लेने वाली देने वाली, और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसका है, मालिक का है। तो ये क्या आती है, इंटरेस्टेड पार्टी होती है बिजनेस के लिए। तो उन सब इंटरप्राइज जो भी बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड पार्टी हैं उसको इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इकोनॉमिकल मैं पहले बता चुका हूँ, इंटरप्राइज में बता चुका हूँ, पार्टीज तुम्हें समझ आ रहा है, पार्टीज यानी यूजर यानी कि स्टेक होल्डर। तो उन सबको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का जो रोल निभाना है वो अकाउंटिंग का एक रोल है। However, accounting information related to post transaction and quantitative and financial in nature। अब इसका क्या मतलब है, ये बड़ी एक चीज यहाँ पे बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसको एक बार तुम पढ़ो। However, accounting information relates to the past transaction and is quantitative and financial nature. अच्छा, इससे आपको क्या समझ आ रहा है, माने कि ये एक रोल बताने की कोशिश कर रहा है कि अकाउंटिंग का ये भी एक रोल होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक अलग चीज बोल रहा है। अभी तक जो मैंने आपको बताया है उससे कुछ नई चीज इसमें है, तो वो नई चीज क्या है इसमें, क्या दिख रहा है आपको कि Quantitative नई? नहीं, क्वांटिटी तो है, क्वांटिटी तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ पहले कि क्वांटिटी, अकाउंटिंग में क्वांटिटी भी रखी जाती है, एक मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन वहां पे हमारे पास होती है। इसमें है पास्ट ट्रांजेक्शन। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था, अभी तक हमने ये नहीं बताया था कि पास्ट ट्रांजेक्शन के बारे में हमने कोई बात नहीं की थी। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि ये पास्ट ट्रांजेक्शन को बताता है? पास्ट ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है? पिछली ट्रांजेक्शन पिछली ट्रांजेक्शन को बताता है। अब अकाउंटिंग क्या करता है, और अकाउंटिंग की जरूरत भी होती है एक आगे चल के। मैंने कहीं पे कुछ लिख के रखा हुआ है, एक साल भर मैंने सामान खरीदता गया, 1 2 3 4 5 6, हर एक रोज मैंने खरीदा लिखा बेचा, ठीक है, मैंने एक इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर दी है, वो अब मेरे लिए पास्ट की ट्रांजेक्शन है, ठीक है। लेकिन वो पास्ट की ट्रांजेक्शन मेरे लिए काफी रेलिवेंट होगी इन फ्यूचर में। रेलिवेंट कैसे होगी, अब मैंने लास्ट ईयर एक सामान खरीदा था मार्च के महीने में, मैंने अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड कर दिया था कि ये सामान मैंने 3,000 रुपए के रेट से खरीदा है। अब ये मेरे पास एक इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो गई है कि ये सामान लास्ट ईयर मैंने 3,000 में खरीदा था। अब 1 साल हो चुका है, वो पास्ट ट्रांजेक्शन हो चुकी है। अब मैं फिर मार्च आ गया, मैं फिर सामान खरीदने जा रहा हूँ, तो मेरे को इकोनॉमिकल डिसीजन लेने में, यानी कि मैं एक बेटर डिसीजन ले सकूं, तो मेरे पास एक हिस्ट्री का डाटा तो होना चाहिए। मेरे को पता होना चाहिए ना कि मैंने लास्ट टाइम खरीदा था, कितने में बेचा था, कितना प्रॉफिट कमाया था, कहाँ से खरीदा था किससे खरीदा था, तो मैं वहां से जाके इस सामान को दोबारा खरीद सकता हूँ। अकाउंटिंग में जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हम कर देते हैं वो एक पास्ट ट्रांजेक्शन क्रिएट हो जाती है। इवन मैंने एक सामान बेच दिया तो मैं उसके रिकॉर्ड करता हूँ, तो वो भी एक प्रैक्टिकल घटना होने के बाद मैं उसको लिखता हूँ, मैंने सामान बेच दिया फिर मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मेरे लिए एक वो पास्ट ट्रांजेक्शन बन जाती है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हाउएवर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू पास्ट ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग में जो भी इंफॉर्मेशन होती है सारी इंफॉर्मेशन लगभग पास्ट के बारे में रिकॉर्ड की जाती है। यानी कि हम रिकॉर्ड करते हैं प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में भी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो घटना हो चुकी होती है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये 99% या 90% जो भी ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में होती है
वो हमेशा पास्ट के बारे में ही बताती है, पास्ट की ट्रांजेक्शन के बारे में ही बताती है। तो ये इसका मीनिंग था, ये नई चीज थी जो कि अभी तक तुम्हें शायद नहीं पता होगा कि अकाउंटिंग में हम जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं वो भी घटना होने के बाद, खरीदने के बाद ही तो आप लिखोगे, खरीदने से पहले तो लिख नहीं दोगे, खरीदने के बाद ही लिखोगे ना। खरीदने के बाद लिखोगे और लिखोगे तो फिर पास्ट ट्रांजेक्शन बनेगी, और पास्ट ट्रांजेक्शन के क्या फायदे होते हैं वो भी हमें पता चला है। इससे आगे की एक लाइन पढ़ो तुम फिर, इससे आगे जो लाइन लिखी है, डज नॉट प्रोवाइड। It does not provide qualitative and non-financial information. Implementation of accounting must be taken in view while being the accounting information. अब यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट आ गया, ये एक सेंटेंस जो है नेगेटिविटी बताना स्टार्ट कर रहा है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की नेगेटिविटी क्या बताने की कोशिश कर रहा है? इट डज नॉट प्रोवाइड क्वालिटेटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये एक लिमिटेशन अब अकाउंटिंग की बताना स्टार्ट करा है कि अकाउंटिंग की भी कोई लिमिटेशन है। अभी तक हमने बहुत कुछ अकाउंटिंग के बारे में सुना, पढ़ा, बहुत कुछ पता किया भी हमने पिछले 1-1.5 घंटे में कि अकाउंटिंग में ये भी होता है, वो भी होता है, ये भी पता चलता है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मैंने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ी। लेकिन अभी ये एक ही सेंटेंस में मेरे को अकाउंटिंग की 2 लिमिटेशन बता रहा है। क्या लिमिटेशन बता रहा है? कि मैं अकाउंटिंग करके किसी की क्वालिटी नहीं बता सकता हूँ। क्वालिटी का क्या मतलब है? मैंने एक सामान खरीदा था और दूसरे बंदे को बेच दिया, मैंने एक रिकॉर्ड कर दिया कि मैंने 4,000 में खरीदा और 5,000 बेच दिया। क्या मेरे को उस सामान की क्वालिटी पता चल रही है इससे कि उसकी गुणवत्ता कितनी है? गुणवत्ता से क्या मतलब है? मान लो मैंने एक चीनी मैंने खरीदी थी, चीनी मैंने बेच दी। अब चीनी कितनी अच्छी चीनी थी, कितनी क्वालिटी थी, कितनी मीठी थी, क्या मैं ये लिखूंगा कि मेरी चीनी मीठी थी, या मीठी थी तो कितनी मीठी थी? क्या मैं कभी ऐसे अकाउंटिंग में कभी लिखता हूँ? कोई देनदार लिखा रहता है कि मेरे पास एक मीठी चीनी है, मेरे पास 1,000 की चीनी है। मीठी चीनी मेरे पास अकाउंटिंग में नहीं होती, नंबरिकल क्वांटिटी में नहीं होती, मेरे केवल क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता हूँ। क्वालिटिव इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करती है, कि उसकी लिमिटेशन है। दूसरा ये कि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है? जैसे कि नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन है, जो भी मैं किसी को सामान बेचता हूँ तो मैं एक उसको सामान तो देता ही हूँ, एक मैंने उसको चीनी दे दिया 1 किलो, लेकिन मैंने चीनी के साथ में उसको एक भरोसा भी दिया है। मैंने उसको चीनी बेची है तो चीनी अगर कड़वी बेच दी है तो क्या वो मेरे पास दोबारा आएगा? या चीनी मैंने खराब बेच दी तो क्या दोबारा आएगा मेरे पास? नहीं आएगा। तो मैं अच्छी चीज बेचूंगा तो वो मेरे पास वापस से आएगा। तो ये मेरे पास एक क्वालिटी इंफॉर्मेशन हो गई। और मैं उससे अच्छे से बात करूंगा तो ही तो वो मेरे पास आएगा ना सामान लेने के लिए। तो अच्छे से किसी से बात करना, क्या ये कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है? नहीं है, इससे तो फाइनेंस का कोई मतलब नहीं है। मैंने किसी से अच्छे से बात की, भाई साहब आइए बैठिए चाय पीजिए, उसको बुलाया पुछलाया उसको सामान बेचने के लिए, उसको अच्छे से बताया, तो क्या ये एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है? नहीं है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। और अकाउंटिंग मेरे को इसके बारे में कहीं पे बताता भी नहीं है। अकाउंटिंग में मैं कहीं पे नहीं लिखूंगा, अकाउंटिंग में मैं कहीं पे ये नहीं लिखूंगा कि मैंने अपना डिसीजन किस हिसाब से लिया। ये इसकी लिमिटेशन है, ये अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है कि ये इन चीजों के बारे में हमें नहीं बताता है। इन चीजों के बारे में हमें नहीं बताता। ये चीजें हमें कौन बताता है? ये चीजें हमें बिजनेस स्टडीज बताती हैं, जो आपका एक दूसरा सब्जेक्ट है। जो आप दूसरा सब्जेक्ट है ना, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट डिसीजन, यहाँ वहां पे ये हमें ये सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं कि क्वालिटी क्या होनी चाहिए, आपकी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस में किस तरह से हेल्प करती हैं। ये सारी चीजें हम बिजनेस स्टडीज में सीखते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन होती है। इसके अगला सेंटेंस पढ़ो आप। लिमिटेशन वाला पढ़ना है। हाँ यही द लिमिटेशन। These limitation of accounting must be by nature used for the accounting purposes.
इस सेंटेंस से आपको क्या लग रहा है? द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग मस्ट बी कीप्ट इन व्यू व्हाइल मेकिंग द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये लिमिटेशन कहाँ होती है? जब हम उसका ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड डालते हैं, यानी इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड करते हैं। मैंने 10,000 का माल बेचा, तो वहां पे ये लिमिटेशन आ जाती है। वहां पे ये लिमिटेशन आ जाती है कि हम उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड नहीं करते। ये वहां पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है। चलो अभी तक जो हमने पढ़ा है और जो अभी तक आप 2-3 चैप्टर कर चुके हो, उसके हिसाब से हम इन ये जो नीचे करेक्ट और नॉन करेक्ट है इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि अभी तक आपको कुछ समझ आया या नहीं आया। क्वेश्चन पढ़ो, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। अच्छा, अभी तक तो हमने आपको, मैंने तो नहीं बताया अपनी क्लास में बिजनेस ट्रांजेक्शन और नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है। आपको वैसे पता है बिजनेस ट्रांजेक्शन और नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है? मैंने आपको बताया था, एक आदमी जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो उसके बिजनेस से अलग रहता है। यानी उसकी जो पर्सनल जरूरतें हैं, उसके परिवार की जो पर्सनल जरूरतें हैं, पर्सनल जो खर्चे हैं, यानी घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी चलाता है, घर पे जो आटा लेके आता है, वो सब बिजनेस से अलग है। क्योंकि बिजनेस की ट्रांजेक्शन अलग ट्रांजेक्शन है, वहां पे कुछ सामान खरीदता है, उस पर प्रॉफिट लेता है, उस पर बेचता है, ट्रांजेक्शन अलग है। यानी कि शर्मा एंड कंपनी की ट्रांजेक्शन अलग है। वो सारी क्या ट्रांजेक्शन है? बिजनेस की ट्रांजेक्शन। उसने सामान खरीदा, बेचा, किसी को उधार दिया, किसी से उधार लिया, ये सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन है। अब एक बंदा है, वो अपने घर पे भी पर्सनल लाइफ में भी किसी से पैसा लेता है, किसी से को पैसा देता है। क्या वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन में कह दूंगा? वो उसकी पर्सनल ट्रांजेक्शन है, वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं है। वो घर पे कुछ आटा लेके आता है, वो उसका पर्सनल ट्रांजेक्शन है, वो उसका बिजनेस से उससे कोई रिलेशन नहीं है, तब उसका पर्सनल ट्रांजेक्शन है। तो बिजनेस के ट्रांजेक्शन और पर्सनल ट्रांजेक्शन आपको समझ आया कि बिजनेस में जो भी लेन देन होता है, जो बिजनेस के ट्रेडिंग से रिलेटेड है, बिजनेस के लेन देन से है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस और उसकी फाइनेंशियल इम्पैक्ट, बिजनेस की जो इम्पैक्ट होती हैं, वो सब बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन की जाती हैं, जो बिजनेस के नाम से की जाती हैं, उसके पर्सनल नाम से नहीं की जाएंगी, बिजनेस के नाम से की जाएंगी। जो भी खरीदेगा बेचेगा शर्मा एंड कंपनी के नाम से खरीदेगा, लेनदारी जो बनाएगा, वो सब बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ठीक है, उन दोनों को हम अलग अलग ही समझेंगे, अलग अलग ही रखेंगे। अब आपको समझाया कि बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब है, ये बोल रहे हैं कि जो भी शर्मा एंड कंपनी में लेन देन हुआ उसके बारे में बात चल रही है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। बोट बिजनेस फॉर ए बिजनेस, सॉरी, बोट फर्नीचर फॉर बिजनेस। अब फर्नीचर घर के लिए भी कोई खरीद सकता है और ऑफिस के लिए भी खरीद सकता है, दोनों जगह के लिए खरीद सकता है कोई भी। लेकिन इसने पहले से बता दिया कि ये बिजनेस के लिए खरीद रहा है। तो क्या ये ट्रांजेक्शन मेरा बिजनेस के लिए हुआ है कि नॉन बिजनेस के लिए हुआ? ये तो सीधा सा इसने बताया, बिजनेस ये तो बिजनेस है। अब हमें पता है कि बिजनेस के लिए खरीदा, तो ये शर्मा एंड कंपनी के लिए खरीद रहा है। वहां पे एक चेयर खरीद लिया इसने, 10,000 रुपए का एक फर्नीचर डेस्क खरीद लिया, जो कि उसके बिजनेस में ही काम आएगी। उस पे सामान रखेगा, या उस पे उसके जो सामान खरीदने वाले बंदे होंगे वो आके चेयर पे बैठेंगे, उससे बात करेंगे। तो उसका जो भी इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा वो बिजनेस के लिए होगा, उसके घर के लिए तो होगा नहीं। घर पे चेयर बैठी है, चेयर पे कोई उसका पड़ोसी आके बैठ रहा है, तो वो उससे बिजनेस पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो उसकी पर्सनल ट्रांजेक्शन है। अब दूसरा क्या बोल रहा है? पेड फॉर सैलरी टू एम्प्लॉय। अच्छा, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, तो ये क्या है? ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है? ये नॉन बिजनेस बिजनेस ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। हाँ, कैसे है बिजनेस ट्रांजेक्शन? वो सैलरी दे रहा है अपने एम्प्लॉय को। हाँ, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है। एम्प्लॉय को सैलरी क्यों दे रहा है? क्योंकि उस एम्प्लॉय ने बिजनेस के लिए काम किया है। तो जो एम्प्लॉय ने काम किया है उसके बिजनेस के लिए किया है, तब वो उसको सैलरी दे रहा है, तो वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। अब मान लो एक सफाई करने वाला है, ठीक है, एक बंदा सफाई करता है, सफाई का काम करता है, स्वीपर का काम करता है। अब
वो उसकी दुकान में भी सफाई करता है और उसके घर पे भी सफाई करता है। अब उसने उसको 5,000 रुपए दिए हैं टोटल। अब वो आधा टाइम उसके ऑफिस में काम करता है, आधा टाइम उसके घर में काम करता है। अब ये 5,000 रुपए जो उसको दे रहा है तो सैलरी। तो मुझे ये बताओ, ये 5,000 रुपए पूरे पूरे बिजनेस के ट्रांजेक्शन में बोलूंगा या नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन भी बोलूंगा इसको? आधे तो बिजनेस ट्रांजेक्शन में आएंगे, हाँ, और क्योंकि वो आधी बिजनेस बिजनेस पर्पज के लिए उसका यूज और हुआ है, नॉन। वो नॉन बिजनेस के लिए, उसके पर्सनल यूज के लिए भी हुआ है। तो जो आधा है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन, आधा जो है नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है। अब आगा क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है इसमें? सी पेड सन्स, क्या लिखा है इसमें? जो उसने अपने अपने बेटे की पेड फीस दी है ट्रांसफर फ्रॉम। पर्सनल अकाउंट से, उसने उसका एक पर्सनल अकाउंट था जो बिजनेस का अकाउंट नहीं है, उसने अपने बेटे की सैलरी दे दी। तो ये क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन है ये? ये नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये नॉन नॉन बिजनेस बिजनेस ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन है। क्योंकि इससे बिजनेस पे का कोई लेना देना नहीं है। वो अपने बेटे को 20,000 दे, 30,000 दे, अपने अकाउंट से कुछ भी करे, उससे कोई बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ता है। डी क्या है? पेड सल्स फीस फ्रॉम बिजनेस। अब ये बताओ, ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है? उसने अपने बिजनेस से दो ये हजार बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन कैसे है? क्योंकि इससे बिजनेस पे फर्क पड़ता है। अब मालिक ने 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा था और उससे पहले 10,000 रुपए लगाए थे, तो बिजनेस को उसको पैसे वापस देने हैं ना। 10,000 तो फर्नीचर के पैसे देने हैं, और 10,000 जो उसने कैश लगाए थे वो देने हैं। अब ये 2,000 रुपए जब वो पैसे निकालेगा, तो उसका जो कैपिटल था, जो उसने पैसे लगाए थे, उससे कम करना पड़ेगा। भाई, बिजनेस एक अलग चीज है और आप एक अलग चीज हो। आपने बिजनेस में पैसे लगाए, उससे 2,000 रुपये आप वापस ले रहे हो, तो वो तो अलग हो गया ना उससे। अब वहां से आप पैसे ले रहे हो तो आपकी लेनदारी कम हो जाएगी बिजनेस से, आपकी कैपिटल कम कर देगा ना वो। तो ये हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। अभी टाइम फिर खत्म हो रहा है, तो बाकी का जो क्वेश्चन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो हम इसमें काफी बचा हुआ अभी चैप्टर 1 में, वो हम बाद में करेंगे। और एक एक चीज को समझेंगे कि बेसिक ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है। फिर मैं देखता हूँ कब क्लास शेड्यूल करनी है, शाम को करनी है या कल करनी है, मैं बता दूंगा। ठीक है।